हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड में पाषाण काल और वैदिक काल। मतलब झारखंड में पाषाण काल किस टाइप का था और वैदिक काल किस टाइप का था झारखंड में। देखिए, झारखंड के इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। हमने पहले 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, ये वीडियो नंबर 3 है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पाषाण और वैदिक काल, मतलब झारखंड में किस प्रकार के पाषाण काल थे और वैदिक काल क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा फैक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को हम लोग मैप के थ्रू से समझेंगे। ठीक है, तो झारखंड के इतिहास का प्रारंभ मतलब शुरुआत पाषाण काल से होता है। पाषाण बोले तो जब पत्थरों के उपकरण या हथियार बनाए जाते थे, उस काल को पाषाण काल कहा जाता है। फ्रेंड, पाषाण काल जब मनुष्यों ने जरूरत की पूर्ति के लिए, जैसे मिट्टी की खुदाई और पशुओं के शिकार के लिए नुकीले पत्थरों से बने उपकरणों का निर्माण करना शुरू किया। मतलब मिट्टी की खुदाई करना है या पशुओं को शिकार करना है, तो क्या किया उस समय के लोगों ने, पत्थर से बने चीज बनाया, हथियार बनाया, ताकि वो मिट्टी को खोद सके और पशुओं को मार सके और उसका मांस खा सके। ठीक है फ्रेंड, इसलिए उसका शिकार किया करता था उस उपकरण के द्वारा। कौन सा? पत्थर के उपकरण, वो बहुत ही नुकीले थे। इस काल में झारखंड क्षेत्र में मानव विकास के व्यापक साक्ष्य पुरातात्विक खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर पाषाण के 2 काल याद रखना है। एक तो पूर्व तथा उत्तर पाषाण काल से संबंधित औजार प्राप्त हुए। मतलब 2 काल होगा पाषाण काल में, एक तो पूर्व और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे उत्तर पाषाण काल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूर्व। ठीक है फ्रेंड, बहुत बढ़िया। ये रहा झारखंड का प्राचीन इतिहास। पूर्व पाषाण काल। पाषाण काल, इस काल में झारखंड का क्षेत्र घनघोर वनों से घिरा हुआ था। मतलब पाषाण काल में झारखंड वनों से ही घिरा था, खाली वन था, बहुत ही वन था। यहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष थे तथा वृक्षों की सघनता ऐसी थी कि साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मतलब इतना बड़ा बड़ा वन था कि आसपास के कोई चीज दिखाई नहीं देता था। उस समय यहाँ भी अन्य स्थानों की तरह ही ऐसे मानव का निवास था। ठीक है, उस समय यहाँ भी अन्य स्थानों की तरह ही ऐसे मानवों का निवास था। ठीक है, यहाँ भी मानव रहा करता था। वो कौन सा मानव रहा करता था? तो वो अर्ध मानव अथवा आदि मानव कहलाए, जो एंशियंट पीरियड में पाषाण काल में उस जंगल में, झारखंड के जंगलों में रहा करता था, उसे आदि मानव कहा जाता है। हम सब A to Z दिखाएंगे कि किस टाइप के आदि मानव थे, वहां के क्या क्या उपकरण थे, सब दिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड, उनके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले मुख्य औजारों में पत्थरों की कुल्हाड़ी, याद रखना है, पत्थरों की कुल्हाड़ी के फलक, चाकू, खुपी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पत्थरों के टुकड़े के अवशेष प्राप्त हुए। मतलब मतलब जो पुरातत्वविद है, जो हिस्ट्रिकल है, जो खोजने वाला था रिसर्चर, उसको मिला कुल्हाड़ी मिला, पत्थर के चाकू मिला, खुपी मिला। अभी भी बहुत से स्थान में जारी है रिसर्च और मिलता ही रहा है। ठीक है फ्रेंड, देखो अवशेष पुरातात्विक उत्खनन, मतलब जब खुदाई हुआ के क्रम में कहां से मिला, याद रखना है। सिंहभूम, रांची, संथाल परगना और हजारीबाग से डायरेक्ट पूछा जाता है फ्रेंड। पाषाण काल में कुल्हाड़ी, चाकू, खुपी किस किस स्थानों से मिली? तो यह होगा सिंहभूम, रांची, संथाल परगना और हजारीबाग से प्राप्त हुई। ठीक है फ्रेंड, यह था पाषाण काल के बारे में, पूर्व पाषाण काल के बारे में। अब देखेंगे उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल में क्या चेंजेज आती है? तो उत्तर पाषाण, इस काल को नव पाषाण काल भी कहा जाता है। इस काल को फ्रेंड नव पाषाण काल भी कहा जाता है। यहाँ इस काल के अनेक अवशेष पाए गए। यहाँ इस काल के अनेक अवशेष पाए गए। संभवतः जब सिंधु घाटी में कांस्ययुगीन कांसा का चीज, सिंधु घाटी कांस्ययुगीन सभ्यता थी, पता है फ्रेंड। संस्कृति का विकास हो रहा था। उसी काल में छोटा नागपुर में नवपाषाण संस्कृति विकसित हो रही थी। ठीक है फ्रेंड, जब
कांस्ययुगीन सभ्यता विकसित हो रही थी, उसी काल में छोटा नागपुर में नवपाषाण संस्कृति विकसित हो रही थी। ठीक है फ्रेंड, एक कमेंट में हमको बताना है कि कांसा कौन कौन से मेटल से बना होता है। ठीक है फ्रेंड, वो बताना है। यहाँ चिकने पॉलिश किए गए पाषाण शिल्प उपकरण तथा कुटार प्राप्त हुए। नवपाषाण काल से संबंधित यहाँ जो वस्तुएं प्राप्त हुए इसमें मुख्यतः कुठार, सेल्ट, छेनी, चाक, लोहा और तांबा की आरी होगा, आरो ने आरी। तो इस टाइप का चीज मिला था यहाँ। उसमें और इसमें क्या अंतर था, तो वहां जो है ना उतना चौखा नहीं था, चौखा बोले तो उतना तेज नहीं था, और वहां पूर्व पाषाण काल के जो हथियार मिला उतना चौखा नहीं था। हम लोग ठेठ भाषा में चौखा बोलते, चौखा मतलब तेज नहीं था, लेकिन यहाँ का जो चीज मिला भाई बड़ी खतरा तेज तेज, एक बार में पार, बहुत खतरनाक चीज, बहुत तेज तर रहा, नुकीला ज्यादा हो गया। ठीक है, उत्तर पाषाण वाला बहुत ही पॉलिश के घिस घिस के पॉलिश किया जाता है, पॉलिशदार है, नुकीला ज्यादा, एक बार मारेगा तो खत्म। और वहां नुकीला उतना नहीं बनाया गया था, ना ही पॉलिश था। ठीक है फ्रेंड, तो किस टाइप का, दोनों में अलग अलग के उपकरण बनाए गए थे, तो इन उपकरणों को भी याद करके रखना है। एक बात और जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि यहाँ से प्राप्त इस काल के अधिकांश पाषाण उपकरण पॉलिशदार थे। याद रखना है, पॉलिशदार थे। कब के, नवपाषाण काल या तो उत्तर पाषाण काल। नवपाषाण युग से संबंधित 12 प्रकार के हस्त कुठार भारत में पाए गए। हस्त मतलब हाथ में जो कुठार पकड़ के रखता है उसको बोले। इनमें से लगभग सभी प्रकार के हस्त कुठार छोटा नागपुर में पाए गए। याद रखना, छोटा नागपुर में सभी प्रकार मतलब 12 के 12 जो हस्त कुठार है पाए गए थे। उपरोक्त काल में पाए गए अवशेषों से तत्कालीन इतिहास की विशिष्ट जानकारी तो प्राप्त नहीं होती, किंतु आदि मानव के जीवन के साक्ष्य और उनमें होने वाले कर्मिक परिवर्तन के संकेत अवश्य ही मिलते हैं। मतलब हम लोग को अवशेष से तो नहीं मिलता है, लेकिन किस टाइप से आदम मानव से एक डेवलप मानव में परिवर्तन हुआ उससे बहुत ही जानकारी मिलती है फ्रेंड, बहुत ही, जो कि हम दिखाएंगे किस टाइप आदम मानव था और आदम से किस टाइप से आदम मानव से किस टाइप से चेंज होके कैसे कैसे मानव में परिवर्तन हुआ, सब दिखाएंगे। लोह युग, उत्तर वैदिक काल में लोहा का, उत्तर वैदिक काल, अब हम क्या पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, लोहा का उपयोग शुरू हो चुका था। उत्तर वैदिक काल की रचना, ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम झारखंड का नाम पंड मिलता है, या पुंड भी, कभी कभी इसको पुंड भी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड, पुंड, इसको हम पुंड भी बोल सकते हैं, पंडित या पुंड दोनों भी बोल सकते हैं। इसको कभी कभी पुंड भी बोला जाता है फ्रेंड, पंड और पुंड, यहाँ पुंड लिखा है, इसको पंड भी बोला जाता है और पुंड भी बोला जाता है। ठीक है, पुंड मिलता है। यहाँ पाए जाने वाले एक जनजाति, देखो उत्तर वैदिक काल असुर, इसलिए सबसे प्राचीन जनजाति को इसी काल से जोड़कर देखा जाता है। असुर जनजाति का मुख्य कार्य लोहा गलाकर उससे औजार तैयार करना। मतलब जब उत्तर वैदिक काल आ जाएगा तो लोहा का औजार बनेगा। ठीक है फ्रेंड, लोहा का औजार। पाषाण काल में हम दो प्रकार के पाषाण काल देखे, पहले तो जो औजार था उतना नुकीला नहीं था, ठीक है, उतना चौखा नहीं था, लेकिन उत्तर पाषाण काल में आने के बाद वो चौखा वाला हो जाएगा, मारेगा एक बार में पार हो जाएगा उस टाइप का। उसके बाद लोह युग में क्या होगा, लोहा का औजार बनेगा, और यह औजार कौन बनाएगा, असुर बनाएगा। तो असुर यहाँ का सबसे प्राचीन जनजाति है, सबसे प्राचीन जनजाति है, और झारखंड का जो नाम है सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ये सब याद रखना है, झारखंड का नाम सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड का नाम मिलता है। ठीक है, पुंड, ये सब याद रखना है, ये डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछा जाएगा। ये रहा वह फिगर जिसके बारे में हम बता रहे थे। तो सबसे पहले इस टाइप से मानव था, मानव मतलब चार जो है ना हाथ, ये चार हाथ या फिर जो भी कर लो, सब नीचे में था। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये हाथ ऊपर की ओर हो गया, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखो फ्रेंड, ये हथियार लिए हुए, ये देखो इस टाइप से उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन में देखो, ये झुका हुआ था, थोड़ा ये झुका हुआ था, यह भी झुका हुआ था। इसका देखो उतना बनावट ऐसा नहीं है, लेकिन अब देखो ये वाला अभी का मानव जैसा चेंज हो गया। तो यही था आदिम मानव या आदिम जनजाति। ठीक है फ्रेंड, बहुत बढ़िया, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और इस कहानी को देखो, ये था हथियार, एक बार देख लेना है। ठीक है,
देखो धुमड़ा धुमड़ा हथियार, चौको चौको हथियार, इस टाइप का हथियार था। ये जो एरिया है जहाँ जहाँ पर मिला था साइट। अब देखेंगे धार्मिक आंदोलन के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट है धार्मिक आंदोलन, ठीक है, धार्मिक आंदोलन। तो ये रहा धार्मिक आंदोलन। ठीक है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन एवं बौद्ध धर्म आंदोलन हुए, जिसका व्यापक असर पड़ा। झारखंड भी इससे अछूता न रहा। मतलब छठी शताब्दी में झारखंड में भी बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव पड़ा। वो कैसे पड़ा उसके बारे में हम लोग बताने वाले हैं फ्रेंड। तो वीडियो में बने रहना है और बड़ी अच्छा से लाभ लेना है, ठीक है, ताकि एक सीट पक्की हो सके। बौद्ध धर्म का झारखंड पर गहरा असर पड़ा। झारखंड के विभिन्न रुको, इसको हमको ऐसे करने दो, ये हाँ, अब ठीक है। झारखंड के विभिन्न स्थलों से बौद्ध धर्म संबंधी अवशेष मिले। झारखंड के अलग अलग स्थानों में बौद्ध धर्म के कुछ अवशेष, मतलब कुछ चीज मिले, जैसे कि मूर्तिया गांव कहाँ पर है? पलामू। मूर्तिया गांव डायरेक्ट पूछा जाता है कहाँ पर है? पलामू से एक सिंह शीर्ष मिला, जो सांची का स्तूप कहाँ है? सांची कौन सा स्टेट में आता है, हमको कमेंट में बताना। सांची स्तूप के द्वार पर उत्तीर्ण सिंह शीर्ष मिलता जुलता है, ठीक है। जो पलामू में मिला, मूर्तिया गांव पर जो सिंह मिला, वो सांची के स्तूप में जो सिंह था उससे मिलता जुलता था, ठीक है, शीर्ष में था, टॉप लेवल में। करुआ गांव में एक बौद्ध स्तूप मिला, ठीक है। आज का धनबाद जिला बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। हमारे जो धनबाद है वहाँ बौद्ध धर्म का उस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्र था। धनबाद के दियापुर, दालमी व बोधपुर से कई बौद्ध स्मारक मिले, जिनमें बोधपुर का बुद्धेश्वर मंदिर उल्लेखनीय है, ठीक है। घोलमारा पुरलिया के निकट से परस्तर की एक खंडित बुद्ध मूर्ति मिली, याद रखना है फ्रेंड, ठीक है। तो धनबाद इंपॉर्टेंट था। उसके बाद यहाँ आगे की ओर देखते हैं। सूर्य कुंड बहरी के निकट हजारीबाग से बुद्ध की हजारीबाग, धनबाद, ये वाला एरिया याद रखना है। परस्तर मूर्ति मिली। बेलवा ग्राम खूंटी रांची में एक बौद्ध विहार का अवशेष मिला। ये सब एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बेलवा दाग कहाँ पर है? रांची, खूंटी, ये सब ऑप्शन में देगा, दे देगा खूंटी या रांची। और यहाँ क्या मिला था? बौद्ध विहार कहाँ मिला था? मतलब भिक्षुओं का रहने का स्थान होता है, तो यह कहाँ मिला था? ये सब डायरेक्ट पूछा जाएगा। जौना जलप्रपात पहुंचने वाली बलान से एक बुद्ध प्रतिमा मिली, ठीक है। बुद्ध प्रतिमा कहाँ? जौना जलप्रपात वाटरफॉल जो जौना में। कटुंगा ग्राम यानो रेलवे स्टेशन गुमला, ये यानो नहीं यानी, ठीक है फ्रेंड। कटुंगा ग्राम यानी रेलवे स्टेशन गुमला जिला में, ठीक है। कटुंगा से एक बुद्ध प्रतिमा मिली, ये सब डायरेक्ट पूछा जाएगा। पटम्बा ग्राम जमशेदपुर में दो बुद्ध मूर्ति मिली, ये सब डायरेक्ट याद रखना है कि जमशेदपुर में क्या मिली, कहाँ से मिली। और ईचागढ़ जो सरायकला खरसावां जिले से तारा बौद्ध देवी की मूर्ति मिली, जिसे रांची संग्रहालय में रखा गया, ठीक, याद रखना बौद्ध देवी की मूर्ति कहाँ से मिली थी। अब देखेंगे फ्रेंड आगे की ओर, और आगे में है जैन धर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैन धर्म का झारखंड पर गहरा प्रभाव पड़ा। जैनियों के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का निर्वाण 717 ईसा पूर्व में गिरिडीह जिले के इसरी के निकट एक पहाड़ पर हुआ, जिसका नामकरण इन्हीं के नाम पर पारसनाथ या पारसनाथ पहाड़ पड़ा। यह पहाड़ जैनियों के प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर का मानभूम आज धनबाद जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र था, ठीक है। बहुत बढ़िया, आसान था ये सब। हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाला। इस क्षेत्र के प्रमुख जैन स्थल है पकबीरा, तुई सामा, देवली, पवनपुर, पलमा, अरसा, चर्ग, गोलमारा, पडम, बलरामपुर, कर्रा, पारा,
कतरास आदि। कंसाई और दामोदर नदियों की घाटी से मिले जैन अवशेष जैन धर्म के प्रचार की पुष्टि करता है। ठीक है फ्रेंड, पलामू के, ये इंपॉर्टेंट है, हनुमान गांव, पलामू के हनुमान गांव सत बरवा के निकट जैनियों के कुछ पूजा स्थल मिले। सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन मतावलंबी थे। कहाँ का? सिंहभूम के जो पहले आरंभिक निवासी थे वो जैन के मतावलंबी थे, जिन्हें सरक कहा जाता है। याद रखना है, डायरेक्ट पूछेगा। सरक शब्द सरावक शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है, याद रखना है। गृहस्थ जैन मतावलंबी को सरावक कहा जाता है। बाद में ही होगा, हो लिख दिए रे। जनजातियों के लोगों ने उन्हें सिंहभूम से बाहर किया। बाद में जनजाति के लोगों ने इन्हें क्या किया कि बाहर निकाल दिया। ठीक है, जनजाति ने इसको बाहर निकाल दिया। बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग क्या देखे? पाषाण काल और यहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव किस प्रकार था, कौन कौन से बौद्ध मंदिर और जैन मंदिर थे, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए। ठीक है फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आने वाले वीडियो आपके पास पहुंच जाए और एक सीट आपके लिए पक्की हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।